ममता कालिया जी का उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी एपिसोड 11। शुक्रवार की रात ऑफिस से घर आते वक्त सर्वेश ने अपनी गाड़ी ओशिवारा की तरफ मोड़ दी। उसे अपना कथई कुर्ता और क्रीम रंग की जैकेट शनिवार की प्रेस क्लब मीटिंग के लिए चाहिए थी। अपनी चाबी के गुच्छे से जब उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, एक बार बाहर निकल उसने नंबर पढ़ा। वह अपने ही घर में आया था। कमरे में हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। मेज़ पर कॉफ़ी चाय के जूठे प्याले, सोफे पर खुले हुए अखबार और फर्श पर स्लीपरें और जूते। रसोई में जूठी प्लेटों का अंबार लगा था। चारों तरफ बिखरापन। उसने फाटक के सुरक्षाकर्मी से पूछा, घर में पीछे से कोई आया था क्या? सुरक्षाकर्मी बोला, जी, रुचि मैडम के बेटे रहते हैं यहाँ। कभी उनके दोस्त लोग आए होते हैं। दिमाग का चक्का उल्टा घूमने लगा सर्वेश का। रुचि का बेटा कहाँ से आ गया, वह भी इतना बड़ा, जो यहाँ पर हो? उसने रुचि को फ़ोन लगाया। रुचि के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसके सहायक ने बताया, मैम को थोड़ा वक्त लगेगा सर, मैं उनसे फ़ोन करवाता हूँ। गुस्से का गुबार धूल की तरह उसके दिल दिमाग में फैलता गया। उसने किसी तरह बेतरतीब सामान सरकाकर अपने कपड़े अलमारी से निकाले। किसी ने उसके कपड़े हैंगर से हटाकर शेल्फ में रख दिए थे। हैंगर में अजीबोगरीब ग्रेफिटी वाली टी शर्ट और जीन्स लटके हुए थे। उसने भड़ाम से अलमारी बंद की और जानबूझकर ताला नहीं लगाया। फाटक पर उसने सुरक्षाकर्मी को डांटा, तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा? कोई भी ऐरा गैरा हमारे घर में घुस जाता है। सुरक्षाकर्मी ने कहा, मेम साहब खुद अपनी चाबी बाबा लोग को देकर गई, अपन क्या बोलने का? सर्वेश नारंग को गुस्सा इतनी तेज आया कि अगर गगन उसके सामने पड़ता तो मार खा जाता। घर पहुंचने तक उसने कई जगह ट्रैफिक को कोसा, मुंबई की भीड़ को गाली दी और झटके से ब्रेक लगाए। अभी वह गाड़ी पार्किंग परिसर में लगा रहा था कि फ़ोन झनझनाया। यह रुचि थी। सॉरी डार्लिंग, अभी खाली हुई हूँ, लगातार रिकॉर्डिंग हुई। सर्वेश ने कहा, तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो, इसका हिसाब मेरे पास क्या है? हेलो, मैं रुचि बोल रही हूँ। सुन लिया मैंने, बहरा नहीं हूँ। और भी बहुत कुछ सुन लिया। तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। रुचि का जी धक रह गया। गगन के आ जाने के शुरुआती दिनों में उसे बेचैनी और आशंका थी कि इस नई स्थिति का रहस्योद्घाटन किस तरह होगा। लेकिन फिर कामकाज की सघनता और संलिप्तता ने भय का दंश कम कर दिया। उसे यह भी आश्वासन था कि अपने पहले विवाह के बारे में उसने सर्वेश को बता ही रखा है। जिस दिन उसे पता चलेगा वह आहत होगा, आहत करेगा, लेकिन अंततः इस तथ्य को स्वीकार करेगा, ऐसा रुचि का ख्याल था। रुचि भागी हुई घर आई। वहाँ सर्वेश नहीं था। मंदा ने उसे एक चिट पकड़ाई जिस पर लिखा था, माँ के सामने मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता, सीसीडी पर मिलो, मैं वहीं हूँ। रुचि उल्टे पैरों कैफ़े कॉफ़ी डे पहुँची। अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी साइन बोर्ड पढ़कर उसने मन ही मन कामना की, हे भगवान, सर्वेश का गुस्सा शांत हो जाए। यह वह जगह है जहाँ वे घंटों बैठते और प्यार की बातें करते थे। वे ही दिन लौट आए। सर्वेश काउंटर के सबसे करीब वाले कोने में बैठा सिगरेट पी रहा था। कॉफ़ी का मग उसके सामने रखा था, भरा हुआ और अनछुआ। रुचि ने सामने बैठते ही कहा, आई एम सॉरी सर्वेश, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। तुमने क्या सोचा, मुझे पता नहीं चलेगा? मैं खोजी कुत्ता, मेरे घर में सेंध लग रही और मैं ही अनजान हूँ। लानत है मेरी जॉब पर। मेरी बीवी अचानक एक पला पलाया हट्टा कट्टा सांड मेरे सामने खड़ा कर कह रही है यह उसका बेटा है। मैंने कहा मैं बताने वाली थी, मैं अपने अंदर हिम्मत जुटा रही थी। रुचि ने कहा, हिम्मत और हिमाकत की तुम्हारे अंदर कहाँ कमी है रुचि? तुमने इस गगन नाम के लड़के को उसके घर से अलग करके मंगवा लिया। इसका मतलब उसके बाप से भी तुम्हारी बोलचाल है। तुम गुस्से में गलत समझ रहे हो सर्वेश। उस आदमी से मुझे नफरत है। उसने गगन को घर से निकाल दिया।
मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते गगन को शरण दी है। तुम्हें यह पता है गगन कैसा लड़का है? उसकी सोहबत किन लड़कों से है? तुम्हारा फ्लैट बटियार खाना बन गया है। सर्वेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसके आने के बाद तो मैं वहाँ पर गई भी नहीं, वक्त ही कहाँ है मेरे पास। तुम इतनी सीधी भी नहीं हो रुचि। आखिर बम्बई जैसे शहर में वह कैसे जिंदा रह रहा है? तुमने उसे काफ़ी रुपये दे रखे होंगे। रुचि चुप रह गई। जब गगन ने अपनी ज़रूरतों और मुसीबतों का रोना रोया, तब रुचि ने अपना स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड उसे दे दिया था। अपना पिन नंबर बताते हुए उसने यह भी जता दिया था कि उसके खाते में सिर्फ 55,000 रुपये हैं। इसके आगे वह किसी मदद की उम्मीद न रखे। यह सब सर्वेश को बताना नई मुसीबत को बुलाने जैसा था। रुचि ने कन्नी काटते हुए कहा, मेरे सामने दो ही विकल्प थे सर्वेश। मैं बेटे को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखती या उसे संभाल लेती। मेरे अलावा और उसका है भी कौन? सर्वेश का गुस्सा भभक गया। मेरे सामने बेटा शब्द बोलने की बेशर्मी कर रही हो? शादी के पहले और बाद में तुमने कभी इसकी भनक नहीं लगने दी। अचानक तुम मेरे सामने यह बेटा नाम का बिगड़ैल बैल पेश कर रही हो। जब मैं बाप नहीं रहा तब तुम्हें भी मैं माँ नहीं रहने दूंगा। उन दोनों की आवाज़ें कभी ऊंची तो कभी अस्फुट हो रही थी। कैफ़े काउंटर पर खड़े कर्मचारियों के अंदर कौतूहल पैदा होने लगा। दोनों प्रसिद्ध हस्तियां थीं जिनका इस कैफ़े में बैठना भी खबर बनने जैसा था। आमतौर पर कैफ़े के कर्मचारी अपने अतिथियों के वार्तालाप पर गौर नहीं करते, लेकिन इस मेज का वार्तालाप आलाप और संलाप की सीमाएं तोड़ विवाद और प्रलाप पर जा पहुंचा। कैफ़े का मैनेजर दुविधा में था। इतने नियमित आने वाले ग्राहकों के प्रति वह उद्दंड नहीं होना चाहता था। शांत रहने की चिट भिजवाना एक तरीका हो सकता था, पर जहाँ तक हो इसके इस्तेमाल से वह बचता। रुचि की बर्दाश्त भी खत्म हो चली थी। उसने कहा, यह तो कोई तर्क नहीं है कि अगर तुम अपना बेटा खो बैठे तो मैं भी निसंतान हो जाऊं। हम दोनों के बीच यही एक बच्चा शेष है। उसके लिए मेरे अंदर कोई पितृत्व तो नहीं है, लेकिन मैं अपने मातृत्व का गला नहीं दबा सकती। मैं तो दबा सकता हूँ। सर्वेश ने दांत पीसते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर रुचि की गर्दन पकड़ ली। काउंटर के कर्मचारी जो अभी तक छुपी नज़र से इस मेज पर की गतिविधि देख रहे थे, लपक कर मेज के पास आए और रुचि को पति की गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोले, सर, व्हाट आर यू डूइंग टू योर वाइफ? 3 मेज छोड़कर मेज नंबर 2 पर एक महिला पत्रकार अपने मित्र के साथ मौजूद थी। उसने अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में यह दृश्य कैद कर लिया। रुचि की आंखें अवमानना और अपमान से धधक उठी। इस उग्र, उद्दंड और असभ्य आदमी को वह नहीं जानती। वह इसे अपना साथी कैसे समझे? वे उठे और अपनी अपनी कार से अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। रुचि ने ड्राइवर से ओशिवारा चलने को कहा। यूनाइटेड चैम्बर्स के फाटक पर सुरक्षाकर्मी बहादुर ने बताया, मैडम, आप ज़रा बाबा लोग को संभालें, बहुत हल्ला मचाते अक्खा रात। रुचि को यह सुनना अच्छा नहीं लगा। वह लिफ्ट से ऊपर पहुंची। फ्लैट का दरवाज़ा चौपट खुला था। अंदर गगन और 2 अन्य लड़के पंचम सुर पर धूम के गाने पर उछल कूद कर रहे थे। सारे घर की बत्तियां जली हुई थी। कमरे में सिगरेट का धुआं इतना ज़्यादा था कि रुचि को खांसी आने लगी। गगन आगे बढ़कर आया। मैम हेलो, वीकेंड पर मेरे दोस्तों ने डांस और डिनर का प्रोग्राम बनाया है। होप यू डोंट माइंड। रुचि की मुद्रा देखकर दोस्तों ने अपने कदम रोके। उन्होंने ऐश ट्रे में सिगरेटें कुचलीं और इशारे से गगन को संकेत किया कि वे जा रहे हैं। जैसे ही गगन अकेला सामने पड़ा, रुचि ने एक दन्नाता हुआ थप्पड़ उसके गाल पर लगाया। यू रॉग। गगन सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। इसीलिए मुझसे शरण मांगने आए थे कि मेरा नाम भी डुबो दो। वापस जाओ अपने बेहुदे बाप के पास, वही तुम्हारा सही ठिकाना है। बिना कोई सफाई दिए गगन ने यही कहा, मम्मी गलती हो गई, माफ़ी दे दो। यह दुर्गंध कैसी आ रही है कमरे से? वो लड़के स्मोक कर रहे थे। सिर्फ सिगरेट की बदबू नहीं है यह गगन, तुम नशा करने लगे हो। मम्मी, इन लड़कों ने भरी हुई सिगरेट पी थी, मैंने नहीं। गगन ने हकलाते हुए कहा
और पास रखी कुर्सी पर निढाल बेहाल बैठ गया। उसकी आंखों में लाल डोरे खींचे थे। बैठा बैठा ही वह तंद्रा में चला गया। रुचि का मन हुआ वह वापस वर्ली चली जाए, लेकिन वहाँ भी यहाँ की आँच पहुँच चुकी थी। इसी गगन के कारण वह अपने साथी से संघर्ष की स्थिति में आई। व्यतीत कब तक उसका पीछा करेगा, कहना मुश्किल था। सेकंड टाइम लकी, दूसरी बार खुशकिस्मत लोग पता नहीं किस गड्ढे में अपना व्यतीत दबा छिपा कर रखते होंगे। प्रसिद्ध लोगों के लिए गोपनीयता एक असंभव मरीचिका है। इसका पूरा परिचय उसे अगली सुबह मिला, जब हर अखबार के स्थानीय पन्ने पर कहीं 2 कॉलम कहीं 3 कॉलम में उसकी वह तस्वीर छपी हुई थी जिसमें सर्वेश नारंग के हाथ उसकी गर्दन पर कसे हुए थे। तस्वीर के नीचे कहीं शीर्षक था, रुचि की रसोई का स्वाद बेस्वाद। कहीं लिखा था, यह खुशियों की होम डिलीवरी नहीं है। एक अखबार ने बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाकर पूछा था, क्या यही प्रेम है? बाई की मदद से अभी रुचि अपना बिखरा घर ठीक भी नहीं कर पाई कि पत्रकारों ने उसका फ़ोन घर घराना शुरू कर दिया। सबके पास एक से एक सवाल थे। रुचि जी, सीसीडी में कल रात क्या आपका अपने पति से झगड़ा हुआ था? रुचि जी, सर्वेश जी ने आपके गले पर हाथ क्यों रखा हुआ है? रुचि, क्या यह भी कोई नई व्यंजन विधि की रिहर्सल चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। जैसा गोल मोल जवाब रुचि के मुंह से सुनने पर पत्रकार निराश हुए। उन्होंने अपने माइक्रोफोन का मुंह सर्वेश की तरफ मोड़ दिया। सर्वेश से उनके सवाल ज़्यादा तीखे और तल्ख थे। आप दोनों का प्रेम विवाह हुआ, क्या आपने अपनी पत्नी का गला प्रेमवश पकड़ा हुआ है? आपके बीच क्या बात हुई कि आप उनका गला दबाने लगे? सुना है आपकी पत्नी ने इस घटना के बाद आपको छोड़ दिया। सर्वेश ने एक पत्रकार से कहा, यह सब एक मजाक के अंतर्गत हुआ। ध्यान से देखिए, वह रो भी नहीं रही है। उसने दूसरे पत्रकार को बयान दिया, आपको अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है, वह हमारा निजी मामला है। तीसरा पत्रकार ज़्यादा हठी था। उसने कहा, सीसीडी जैसे सामाजिक सार्वजनिक स्थान पर आपका आचरण बर्बरता की श्रेणी में आता है। इस पर आपको क्या कहना है? सर्वेश ने मीडिया को बयान दिया, हम दोनों के बीच कोई तनाव नहीं है। हम मजाक के मूड में कला का नाटक कर रहे थे। मैंने उसकी गर्दन पर उंगलियां रखी, लेकिन ज़रा भी दबाव नहीं डाला। देखिए गौर से, मेरी पत्नी न तो रो रही है न चित्कार कर रही है। दृश्य मीडिया पर सीसीडी में खींची गई तस्वीर कोण बदल बदल कर दी जाने लगी। इस पर विस्तृत बहस छिड़ गई कि रुचि के चेहरे का भाव क्या है, क्रोध अथवा हर्ष का, विषाद अथवा सुख का। प्रेम विवाह की सफलता और विफलता पर विचार विमर्श आयोजित हुआ। नारीवादियों ने इस मुद्दे पर रुचि शर्मा को लानतें दी कि वह अपने साथ हुई क्रूरता का प्रतिकार प्रचंड शब्दों में क्यों नहीं करती। सभी चैनलों ने रुचि के पाक कला कार्यक्रम दिखाने बंद कर दिए। इतना विवादग्रस्त चेहरा दिखाना उन्हें उचित नहीं लगा। केवल कुछ पत्रिकाओं में उसके कुकरी कॉलम बचे रहे। रुचि अपने ओशिवारा वाले फ्लैट में एकाकी बैठकर सोचने लगी कि उसकी आगामी जिंदगी का नक्शा कैसे हो। गगन प्रायः रोज सस्ते नशे की गिरफ्त में कॉलेज से अनुपस्थित रहता। कभी वह घर के सामने बने पार्क की बेंच पर बैठा अपनी नींद पूरी करता, कभी लॉबी में सोया मिलता। अक्सर गार्ड उसे खींच तान कर घर में पहुंचाते। वह जागता बिसूरता माफ़ी मांगता। 2-3 दिन नॉर्मल रहता कि उसके किसी न किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता। वह फिर नशे की नाली में लुढ़क जाता। रुचि की स्थिति विकट थी। उसके सामने कुएं और खाई का विकल्प था। अगर वह गगन को घर से बाहर निकालती तो यह ऐसा होता जैसे मुश्किल से बचाए गए इंसान को कगार पर पहुंचाकर वापस पानी में धकेलना। इस घरेलू घनचक्कर से ज़रा पहले रुचि ने एक नया कार्यक्रम हाथ में लिया था, खुशियों की होम डिलीवरी। अभी उसका पायलट जमा हुआ था। कार्यक्रम में दिखानी व्यंजन विधियाँ ही थी, किंतु उन्हें उत्सवों से जोड़ा गया था। जैसे अप्रैल में बैसाखी के मेले की झलकियों के बीच छोले भटूरे और लस्सी का बनाया जाना, नवंबर में दिवाली के धूम धड़ाके के साथ लड्डू की विधि। इसी तरह साल के हर महीने किसी न किसी त्योहार का जश्न और जायका दिखाया जाना तय था।
इस प्रस्ताव की मंजूरी की पूरी उम्मीद थी। रुचि ने कार्यक्रम के निर्माता मेहरा ब्रदर्स को फ़ोन कर अपनी असमर्थता बतानी चाहिए। मैं इन दिनों थोड़ी समस्याग्रस्त हूँ, यह प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी। मेहरा ब्रदर्स के बड़े भाई ज्योति स्वरूप ने कहा। कौन समस्याग्रस्त नहीं है रुचि जी, हमारे सामने भी बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, इससे दुनिया के कामकाज बंद नहीं हो जाते। मेहरा जी, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपका प्रोग्राम हंसी खुशी और मेले ठेले का है, मैं निभा नहीं पाऊंगी। अवसाद गीले तौलिए की तरह मेरे मन पर पड़ा है। तब तो और भी ज़रूरी है कि आप हमारा प्रोग्राम करें। इतने रंग बिरंगे दृश्य देखकर आपका अवसाद छूमंतर हो जाएगा। बाद में देखा जाएगा, अभी तो आपका पायलट जमा हुआ है। रुचि जी, हमें पायलट मंजूर करवाना आता है, आप तैयार रहिए, द शो मस्ट गो ऑन। रुचि का आत्मसम्मान थोड़ा सा तुष्ट हुआ। दरअसल अखबारों ने समस्त गोलाबारी सर्वेश नारंग की तरफ मोड़ दी। उसके कृत्य को पुरुषवादी सोच घोषित कर सभी स्त्रीवादी संगठन उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। सर्वेश के बारे में खोजी पत्रकार ऐसी ऐसी खबरें खोज कर ला रहे थे जिनसे रुचि भी अनभिज्ञ थी। यह लगभग तय था कि उसे अब वापस सर्वेश के पास नहीं जाना था। उसका सुख का सपना दूसरी बार टूटा था। कहाँ वह उसे अपना 15 अगस्त मानती थी, कहाँ वह उसका 6 अगस्त बन गया। उसने उसे हिरोशिमा की तरह ध्वस्त किया। सर्वेश और गगन उसके विध्वंसीकरण के दो ध्रुव थे। रात भर रुचि सोच विचार में डूबी रही। सुबह के सूरज के साथ उसने निश्चय किया कि वह पति पुत्र किसी की भी ज्यादती नहीं सहेगी। वह अपना थोड़ा सा सामान उठाकर कामकाजी लड़कियों के हॉस्टल में चली जाएगी।